हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक, ठीक हाल-चाल? तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज अपना लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर है जिसमें हमने वेक्टर स्पेसेस की बात करनी है। मैट्रिसेस के ऊपर हमने बहुत सारा काम किया है। अब वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं और फिर मैट्रिसेस का सारा काम इन दोनों से लिंक करते हैं। बिफोर वी मूव अहेड, गिव मी अ मिनट टू इंश्योर कि स्ट्रीम अच्छे से लाइव है। अगर आप लाइव आ चुके हैं तो आप मैसेज के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं कि स्ट्रीम लाइव है या नहीं। बिफोर वी मूव अहेड, गिव मी अ मिनट टू तो आई गेस स्ट्रीम अच्छे से लाइव है और आप सब मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं। तो आज के लेक्चर को आगे लेकर जाते हैं। तो आज हमने बात करनी है वेक्टर स्पेसेस के बारे में कि वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं या लीनियर स्पेसेस क्या होते हैं। तो वेक्टर स्पेस को ही लीनियर स्पेस कहा जाता है और आखिर में क्या होते हैं आज देखते हैं अच्छे से। एंड एक छोटी सी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिखा अग्रवाल और मुझे मैथमेटिक्स में पढ़ाते हुए 5-6 साल हो गए हैं और इसीलिए आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको अच्छे से तैयारी करवाने में हेल्प करवा पाऊँगी। स्पेशली गेट, नेट, जैम इन सब की तैयारी अपन मिलके अच्छे से करेंगे। टारगेटिंग स्पेशली नेट, तो अपन CSI नेट मैथमेटिकल साइंसेस की मिलके तैयारी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पिछले लीनियर अलजेब्रा की सारे कोर्स क्लासेस में आपने देखा होगा कि हम बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा कमांड बन सके। अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अनअकैडमी अच्छे लोग हैं। इसमें 2 टाइप की क्लासेस होती हैं, फ्री और पेड। फ्री को स्पेशल कहते हैं, पेड को प्लस या आइकनिक, 2 टाइप के बाइफिकेशन में बांटा गया है। तो स्पेशल क्लास है, उसमें कुछ फीचर्स हैं उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए। इंटरैक्टिव सेशन, लाइव चैट, पोल, रेज अ हैंड का ऑप्शन, नोटिफिकेशन, लेक्चर नोट्स एंड द ईज ऑफ वॉचिंग द लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। और जो अपना पेड कोर्सेज हैं वो 2 टाइप के हैं, प्लस और आइकनिक। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे जो इनर वाइट सर्कल में लिखे हैं, लाइव क्लासेस, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। और अगर आप आइकनिक लेते हैं तो आपको जो आउटर ब्लू सर्कल में लिखे हैं वो बेनिफिट्स भी मिलेंगे और इनर वाइट सर्कल वाले भी मिलेंगे। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। आप इन दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द सेम कोड ISHIKA10। इसको यूज़ करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, कम से कम 10% तो ज़रूर मिलेगा। अब कुछ बैचेस हैं जो फिलहाल ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ टेस्ट हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दीज टेस्ट। प्रयास सीरीज टेस्ट, दिस वन एज वेल फॉर लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड सो ऑन। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद यू कैन सेलेक्ट आइदर ऑफ द सब्सक्रिप्शन प्लान। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट प्लस आइकन, आपके सामने ऐसे प्राइस डिस्क्रिप्शन पेज खुलेगा, टोटल ड्यूरेशन, पर मंथ प्राइस, सो ऑन। एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पे आप रेफरल कोड डाल सकते हैं एंड क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे। सेम ये प्लस के प्राइसेस हैं, जैसे आपने स्क्रॉल करोगे आइकनिक से प्लस के प्राइसेस आ जाएंगे। इसमें भी आप सेम तरीके से प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर सकते हैं एंड उसके बाद पेमेंट ऑप्शंस कंप्लीट करके अपने किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू सक्सेसफुली पेमेंट करने के बाद आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग बग्स बाउंटी, जिसमें आप कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद अ स्मॉल स्नीक पीक टू आवर स्केड्यूल। अपना स्केड्यूल डेली क्या रहता है। अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 4 लेक्चर्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक कोर्स अपना चल रहा है जिसके 4 लेक्चर्स होते हैं हफ्ते में। इसकी जो क्लासेस हैं वो कैसे होती हैं, अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पर या उसकी वेबसाइट पे इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लासेस या फ्री क्लासेस। ठीक है। क्लासेस कब कब होती हैं, वेडनेसडे को और एक्सटेंडेड वीकेंड में से कोई एक दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे में से कोई एक दिन होती है। टाइमिंग रहती है सेम 7 to 8, 10:45 to 8:45 एंड 9:15 to 10:15, सेम इस दिन भी। ठीक है। हो सकता है इस दिन 9:15 या तो 9:15 PM पे क्लास हो या फिर 1 PM पे क्लास हो, ये थोड़ा सा ऑल्टरनेट कर सकता है, बाकी टाइमिंग्स फिक्स हैं। ठीक है। इसमें अपन ने ऑलरेडी ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, उसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे रिंग थ्योरी। नेक्स्ट अपना है दूसरा कोर्स जो अपना चल रहा है वो है लीनियर अलजेब्रा का वीकेंड बैच। आज उसी की क्लास है। हर वीकेंड पे इसी यूट्यूब चैनल पर हर बारी क्लास होती है फिक्स टाइमिंग पे 9 to 10:15 PM। हाँ, 10:15 से 10:30 हो सकता है पर हाँ क्लास ज़रूर होगी। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अपना तीसरा कोर्स चल रहा है। क्लास होती है 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सेम टाइमिंग 9 to 10:15 PM इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पे अभी आप ये क्लास देख रहे हैं। एंड जो क्या कहते हैं, किताबें कौन सी रेफ़र करके अपन चल रहे हैं, ये अपन ने कुछ बेसिक किताबें हैं जो अपन रेफ़र कर रहे हैं।
एंड ये कुछ एडवांस है, आपको बोला था इनमें से आपको भी रेफर करके चल सकते हैं फॉर योर कंसेप्ट क्लियरेंस। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग। आज का लेक्चर आगे लेके जाते हैं। वेरी गुड इवनिंग काली, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। गुड इवनिंग स्नेहा, कैसे हो आप लोग? अच्छा है सब, भला चंगा, बढ़िया चल रहा है सब। तो फिर करिए स्टार्ट। सब रेडी? वेक्टर स्पेस, तो बताना चाहेगा वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन? किसी को याद हो, कोई आइडिया हो? काली कह रहे हैं प्रदूषण बहुत हो गया आपके यहाँ, तो अच्छा है आपने घर में पौधे रखे हैं। यस, हमारे घर में बहुत सारे पौधे हैं। ये मेरे भी प्यार हैं, पर मम्मा के भी बहुत ज़्यादा प्यार हैं, और वो हमारी स्पेशल 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 गार्डनर है। तो तो यहाँ भी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। तो बताएं फिर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से पहले ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि अबिलियन ग्रुप क्या होता है ना? अगर आपको अबिलियन ग्रुप पता है, आपको कॉम्पोजिशन का मतलब पता है, फिर आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो पहले आप मुझे ज़रा वेक्टर स्पेस किसको मालूम है तो बताएं, उससे पहले बताएं अबिलियन ग्रुप क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एन अबिलियन ग्रुप? ये क्या है? प्री रिक्विजिट बातें हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन? इन दोनों का मतलब बताया आप में से किसी को? क्योंकि अभी आपको ये पता होना चाहिए, तभी हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर पाएंगे, उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। बताएं फिर। क्योंकि अभी आपको ये पता होना चाहिए, तभी हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर पाएंगे उसमें। तो काली ने कहा अबिलियन ग्रुप मतलब है ग्रुप विच इज कम्यूटेटिव। बिल्कुल सही बात है, यही डेफिनेशन है इसकी। अपने यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कॉम्पोजिशन देखते हैं। अगर अपन कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लें, मान लो ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लें, और ए के साथ हम कोई ऑपरेशन डिफाइन कर दें, मान लो कोई भी स्टार ऑपरेशन, ठीक है? और इस स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, है ना, ये हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, इस स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम कह दें कि स्टार ऑपरेशन क्या है, ए सेट पर बाइनरी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट इज, अगर हम ए क्रॉस ए से लेकर ए तक एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। कैसा फंक्शन? वो फंक्शन स्टार फंक्शन, इस फंक्शन का मतलब होगा, इस फंक्शन का ये मतलब होगा, ऐसा फंक्शन डिफाइन करें कि अगर हम एक एलिमेंट उठाएं ए कॉमा ए, तो वो कैसा बन जाए, ए स्टार ए। ये फंक्शन क्या करे, ये फंक्शन इस स्टार ऑपरेशन से रिलेटेड है, उस पर मैप कर रहा है, और ये वैल्यू वापस से सेट ए में ही आंसर आ जाए। इसे कहते हैं इंटरनल कॉम्पोजिशन। तो अगर एक नॉन एम्प्टी सेट पे हम इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करें, जिसमें हम ए के दो एलिमेंट्स उठाएं, उनके ऊपर कोई भी स्टार ऑपरेशन लगाएं, तो वापस ए में ही आंसर आ जाए, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल इंटरनल कॉम्पोजिशन। और ऐसे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कह देते हैं, ठीक है ना? तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज रिलेटेड टू एन इंटरनल कॉम्पोजिशन। ठीक, ठीक है, ये तो बात पता चल गई हमें इंटरनल कॉम्पोजिशन की। जैसे ही किसी स्ट्रक्चर के पास इंटरनल कॉम्पोजिशन हो जाती है इस तरीके से, है ना, इसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसे हम कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो ए कॉमा स्टार इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। वैसे हमने जिस अपना एक्सट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स चल रहा है, उसमें हमने डिटेल में सब चीज़ों की बात करी है। यहाँ पे मैं बस शॉर्ट में रिकॉल करा रही हूँ, तो किसी को अगर कोई डाउट है तो अपना चल ही रहा है कोर्स अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस में, वहाँ पे जाके आप सब क्लियर कर सकते हैं। तो वही स्टार इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कैसे बनाते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड करके, है ना? नेहा आपका आंसर भी ठीक है, अमित का भी ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। सूरज, अमित, कैसे हैं हम दोनों? अब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड करके इसको हम ग्रुप बना सकते हैं। तो ए स्टार जो अपने पास गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसको ग्रुप कैसे बना देंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि इसके पास पहले ही पता लगे कि बाइनरी ऑपरेशन तो है जी स्टार। अगला साथ में कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे इसमें। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी होल्ड्स। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि अगर हम ए में से कोई दो एलिमेंट्स उठाएं, उस पर स्टार ऑपरेशन लगाएं, तो वापस ए में आंसर आ जाए। साथ में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए? एसोसिएटिव लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये
चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो इस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं ग्रुप। इस प्रॉपर्टी के साथ एक प्रॉपर्टी अगर हम और ऐड कर दें, पांचवी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिविटी, तो इसी ग्रुप को हम कह देते हैं अबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप कंबाइंड विद कॉम्यूटेटिविटी इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। सही है सब? अब इन प्रॉपर्टीज को जरा एक्सपैंड करके देख लेते हैं जल्दी में। वैसे तो आपको मालूम ही है, पर एक बार देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? क्लोजर का मतलब है कि मैम अगर अपन कोई दो एलिमेंट्स उठा लें, कहाँ से उठा लें? दो एलिमेंट्स ए में से। तो अगर हमने ए कॉमा बी दो एलिमेंट्स उठा लिए ए में से, के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया स्टार, तो वापस आंसर ए में आ जाए, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। वही तो अलजेब्रिक सेक्टर में होती ही है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन बाइनरी होता है। बाइनरी ऑपरेशन इज सेम एज, बाइनरी ऑपरेशन जैसी सेट पे होती है तो सेट के पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? इसका मतलब है अगर हमने तीन एलिमेंट्स उठाए सेट में से, तो उनको किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करो, ए स्टार बी स्टार सी, आंसर कम्स आउट टू बी सेम एज ए स्टार बी स्टार सी। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए हमें अपने सेट ए में, जिसका नाम ई रख लेते हैं, सच दैट इस एलिमेंट को हम सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ किसी भी साइड से ऑपरेट करें तो वापस वही एलिमेंट आ जाए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। तो ऐसे केस में इस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कह देते हैं। ऐसे ही हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक इन्वर्स मिल जाए, देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए सच दैट ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, किसी भी साइड से ऑपरेट करो तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट। इसे कहते हैं इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए तो ग्रुप बन जाता है। इस चारों प्रॉपर्टी के साथ एक प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी और ऐड कर दो, कम्यूटेटिविटी, तो बिलियन ग्रुप बन जाता है। कम्यूटेटिविटी मतलब मालूम है आप लोग को क्या होता है? इसका मतलब कि अगर हम दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो किसी भी ऑर्डर में ऑर्डर एक्सचेंज कर लें तो आंसर बदलेगा नहीं। तो ये पांच प्रॉपर्टी के साथ अपना ग्रुप बन जाता है अबेलियन ग्रुप। कोई दिक्कत? जरा कुछ अबेलियन ग्रुप के मेरे को एग्जाम्पल दे दीजिए, देखते हैं किस किसको याद है। आने दो एग्जाम्पल्स। किसके? अबेलियन ग्रुप के एग्जाम्पल्स देखते हैं किसको याद है, भूले तो नहीं हो। सबसे पहले मैं लेती हूँ एक इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। द सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, दो इंटीजर्स को ऐड करो वापस इंटीजर आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तीन इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो आंसर सेम आता है। आइडेंटिटी होती है, एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो को किसी में भी ऐड करो उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है। इन्वर्स होता है, हर एलिमेंट में अगर उसका नेगेटिव ऐड कर दिया जाए तो एलिमेंट वापस से आइडेंटिटी यानी कि जीरो देता है। ठीक है ना? ये चारों प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि ग्रुप बन गया। और साथ में इसमें कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करती है, किसी भी ऑर्डर में एडिशन करी जाए दो एलिमेंट्स की तो आंसर वापस वही आ जाता है। तो ये बन जाता है बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल ऑफ अबेलियन ग्रुप। सो ऑन, बिल्कुल अमित आपने सही एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही रियल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप, रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप। अच्छा जरा इसके बारे में बताना। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स यानी कि रियल माइनस रैशनल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये बनता है क्या अबेलियन ग्रुप? क्या कहना है इसके बारे में? एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्या ये बनता है अबेलियन ग्रुप? एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या ये बनता है? बताते जाओ। ये नहीं बनता है, क्योंकि इरेशनल नंबर्स तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी फेल कर जाते हैं। ये नहीं बनता है, इसमें जीरो का इन्वर्स नहीं मिलता है, ये बन जाएगा। इरेशनल नंबर वाला क्यों नहीं बनेगा बताओ? क्योंकि मैम इसमें तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। देखो कैसे, दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करके जरूरी नहीं इरेशनल नंबर आए। 1+√2 कैसा है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। -√2 कैसा है? इरेशनल नंबर है। दोनों ही नंबर इरेशनल हैं, यानी कि रियल माइनस रैशनल नंबर में से आ रहे हैं। अब जरा इन दोनों को ऐड करना, ये एक नंबर है, ये एक दूसरा नंबर है। 1+√2 -√2 इट गिव्स अस 1। दिस इज रैशनल एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल। तो इरेशनल नंबर्स में तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, किसमें क्लोजर नहीं है वो तो ग्रुप भी बन नहीं सकता है, तो अबेलियन ग्रुप तो कहाँ ही कहेंगे हम उसे। अब ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं बनेंगे, है ना? बिल्कुल सूरज आपने सही कहा, क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जीरो का इन्वर्स नहीं मिलेगा।
इसमें बाकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, इसमें एसोसिएटिव लॉ होता है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। वन हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बस चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पे फेल करेगा, क्योंकि हमें जीरो का इनवर्स नहीं मिलेगा। डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में से जीरो को हटा दें तो फिर वो बन जाता है मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप एंड सो ऑन। इसके हमने दुनिया जान के बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। तो अबिलियन ग्रुप समझ में आ गया। चलें आगे वापस। तो हमें दो बातें सीखनी थी, अबिलियन ग्रुप और इंटरनल और एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। हमने अभी अबिलियन ग्रुप सीख लिया, ये प्रीरिक्विजिट का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हमने सीखना था इंटरनल एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। इंटरनल कॉम्पोजिशन भी हमने सीख ली, अब बची एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। एज द नेम सजेस्ट, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन यानी कि कुछ बाहर से आ रहा है सामान। तो अपने पास हमने कहा कि अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए क्रॉस ए से ए तक, ठीक है ना, तो ये तो हो गई इंटरनल कॉम्पोजिशन। एक्सटर्नल कैसे होगी? इंटरनल क्यों है? क्योंकि सेट की बात सेट में ही रह गई, घर की बात घर में रह गई। ए से स्टार्ट करा, दोनों ही सेट के एलिमेंट्स है, वापस आंसर भी ए में ही आ गया। अगर मैं कोई और फंक्शन डिफाइन करूं जो ऐसा हो ए क्रॉस बी से ए तक, तो आपने देखा यहाँ पे एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन है, बी के एलिमेंट्स के साथ कुछ ऑपरेशन हो रहा है। तो हमने ए कमा बी उठाया, इससे इसके ऊपर जी लगाया, तो कुछ आंसर आ रहा होगा ए स्टार बी, जो बिलोंग कर रहा होगा ए में। ये वाला एलिमेंट आ रहा है ए से, ये वाला एलिमेंट आ रहा है बी से। यहाँ पे बी का भी काम है, तो एक्सटर्नली कंपोज हो रहा है। या फिर इसकी जगह अगर ऐसा भी हो, एच फंक्शन जो जा रहा है बी क्रॉस ए टू ए, तो भी एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन है। तो ये दिस इज एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन फ्रॉम राइट, दिस इज एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट। ये कैसे हो जाएगा? एच बी कॉमा ए गोज टू बी, स्टार का नाम कुछ और स्टार टू कर लो, स्टार टू ए, है ना। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। अब की बार ये वाला एलिमेंट जो है वो बी में से आ रहा है, ये वाला एलिमेंट जो है ए में से आ रहा है। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इसे कहेंगे इंटरनल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी डिफाइन कर देते हैं एफ ए कॉमा ए वन कॉमा ए टू। मान लो इसका आंसर क्या रहेगा? ए वन इंटू स्टार थ्री नाम कर देते हैं ए टू। इसका आंसर वापस कहाँ पे आ जाएगा? ए ही में ही आ जाएगा, और ये एलिमेंट भी ए से आ रहा है और ये एलिमेंट भी ए से आ रहा है। तो इंटरनल कॉम्पोजिशन यानी कि जब घर की बात घर में रह गई। एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन इसे कहते हैं एक्सटर्नल में बाहर से एक सेट का इंटरफेरेंस है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेरी गुड इवनिंग नुसरत, कैसी हैं आप? तो ये एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन हो गई, ये इंटरनल हो गई। कोई डाउट इसमें? मैं स्पीड से बता रही हूँ क्योंकि अलजेब्रा में मैंने बहुत डिटेल में सब पढ़ा है, पर चलो एक बार रिकॉल करवाना ज़रूरी है। चले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पे। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी डाउट? नहीं, सब ठीक? तो ठीक है, फिर चलते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पे। अब आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर मेरा डाउट सॉल्व कीजिए। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन ज़रा बता ही दीजिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर स्पेस, उसकी डेफिनेशन आने दीजिए। बताओ, वेक्टर स्पेस किसको कहते हैं? तो अगर हमें वेक्टर स्पेस बनाना है एक सेट को, तो हमें चाहिए होंगे बेसिकली दो सेट्स। सूरज पूछ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूट्यूब पर भी होगी ना? सूरज एब्स्ट्रैक्ट यूट्यूब पर भी करा दी जाएगी, पर आप स्पेशल क्लासेस में भी अटेंड कर सकते हो, उसमें क्या हर्ज है। बिल्कुल यहाँ भी करा दी जाएगी, पर स्पेशल क्लासेस भी फ्री हैं। अन अकेडमी के ऐप पर हैं बस, और तो कोई फ़र्क नहीं है, सब अच्छा है, सेम एकदम सिमिलर बात है। लाइव क्लासेस हैं, फ्री हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो फिर डेफिनेशन आने दो। तो अ सेट V with respect to forms a vector space over F। कब बनता है ये?
बताओ। व्हेन दो तीन बातें। पहली बात तो ये वी क्या हो जाए, एबेलियन ग्रुप हो जाए। इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट एन इंटरनल कॉम्पोजिशन on V with respect to which it forms an abelian group। तो एक तो हमें मिल जाए इंटरनल कॉम्पोजिशन, अर्थात दैट इज कोई हमें ऐसा ऑपरेशन मिल जाए, कोई भी ऑपरेशन जो एडिशन जैसा काम करे। एडिशन ही जरूरी नहीं है, पर इस ऑपरेशन को इन जनरल हम एडिशन कह देते हैं। इसको सिर्फ एडिशन मत माना, ऑपरेशन अलग हो सकता है, एडिशन मॉडल हो सकता है, मैट्रिसेस का एडिशन हो सकता है, कुछ डिफरेंट हो सकता है, पर इन जनरल इस ऑपरेशन को एडिशन से डिनोट करते हैं। तो प्लस सिर्फ क्या है, एक सिंबल है, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन आ सकता है। तो एक हमें अबेलियन ग्रुप मिल जाए प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप मिल जाए, और एफ क्या गिवन है, यहाँ पे कोई फील्ड गिवन है, ठीक है ना। तो साथ में इस फील्ड के साथ एक एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन मिल जाए, देयर एग्जिस्ट एन एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। तो एक तो इंटरनल मिल जाए कॉम्पोजिशन और एक्सटर्नल मिल जाए कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, डिफाइंड ऑन वी ओवर द फील्ड एफ। फील्ड है अपनी जो एफ गिवन है, ठीक है, एज। अब एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन कैसे डिफाइन होती है, यहाँ पे जो फंक्शन था बेसिकली ये एडिशन जो है ये फंक्शन की तरह काम कर रहा है, v क्रॉस v से v तक, तो ये था इंटरनल कॉम्पोजिशन। अब हमें एक्सटर्नल चाहिए, तो एक्सटर्नल ऐसे डिफाइन कर देंगे, f क्रॉस, इसको डॉट की तरह भी डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, f क्रॉस v से v, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसा सही काम करता है ये। तो इसको डॉट से डिनोट कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे डिफाइन हो जाए, और साथ में कुछ प्रॉपर्टीज ये होल्ड करे। कैसी प्रॉपर्टीज होल्ड करे, इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ से कोई स्केलर, इसको हम कह देते हैं कि फील्ड से कोई स्केलर एलिमेंट आ रहे हैं, मान लो अल्फा, वी से कोई वेक्टर आ रहा है स्मॉल वी, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा अल्फा डॉट वी, समझ रहे हो। तो अगर हम डॉट फंक्शन है ना ये लगाएं इसके ऊपर अल्फा कॉमा वी पर, तो आंसर आ जाता है अल्फा डॉट वी विच बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ठीक है। इस तरीके से ऑपरेशन डिफाइंड है। अब ये सेटिस्फाई कर जाए, सेटिस्फाइज वी ओवर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए। कौन कौन सी, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। सूरज ने कहा ग्रुप एंड एडिशन, और पाली ने एक प्रॉपर्टी बताई है, एंड सूरज ने कहा ग्रुप एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। सूरज आपने किसके लिए कहा है ग्रुप एंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वी और एफ में से सेटिस्फाई बताइए, मतलब कि स्पेसिफाई कीजिए, हम बताते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई करेंगे। अल्फा यू प्लस वी इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस अल्फा वी, अल्फा प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा वी प्लस बीटा वी, अल्फा बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा वी, एंड 1 इंटू वी इज इक्वल टू वी। अब ये लोग क्या है, यहाँ पे सब जगह जो अल्फा और बीटा आ रहे हैं वो आ रहे हैं फील्ड से, स्केलर्स कह देते हैं इसको। जो एक स्मॉल वी और स्मॉल यू आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, वेक्टर स्पेस वी से, कैपिटल वी से। और यहाँ पे जो वन है दिस इज आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसको, वन से डिनोट कर सकते हैं, ये कुछ और भी हो सकता है, इट कैन बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एनीथिंग, ये बस डिनोट करने के लिए यूज होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड एफ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड एफ, एंड बी क्या अपना किसी भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। बेसिकली दोबारा देखते हैं वेक्टर स्पेस कब कहते हैं, पहली बात तो वी प्लस एक एबिलियन ग्रुप मिल जाए, फिर हमें एक फील्ड से उस वी पर एक एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन मिल जाए जिसके रिस्पेक्ट में चार प्रॉपर्टीज होल्ड हो। कौन सी, बहुत आसान चार प्रॉपर्टीज। पहली बात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड हो, कैसे, फील्ड का एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स पे। यहाँ पे फील्ड का एक एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स के सम से, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इस तरीके से अल्फा यू प्लस अल्फा वी। या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दूसरा भी होल्ड करिए, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। ये कैसा है, इसमें जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है ना,
वो एक है यहाँ पे और स्केलर दो है अपने पास, तो स्केलर का सम डिस्ट्रीब्यूट कर जाए वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। तो दोनों की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर जाए, फील्ड का ओवर वेक्टर एंड वेक्टर स्पेस का ओवर फील्ड, एंड उसके बाद ये दोनों बातें। ये क्या है, अगर हम दो स्केलर को इस तरीके से ऑपरेट करें, पहले अल्फा को बाद में करें, बी को वी के साथ करें, या फिर हम अल्फा और बी को पहले करते हैं बाद में दोनों को वी के साथ करें, तो सेम आंसर आए। एंड डी वाली सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम फील्ड के आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर दोबारा से वेक्टर स्पेस में ही आ जाए। ठीक है, ये देखने से ट्रिवियल लगेंगी, पर इनको चेकिंग करके पता लग जाएगा कि क्या बात हो जाती है फिर। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है? सबको डेफिनेशन समझ में आ गई अच्छे से? चलें फिर एग्जाम्पल्स पर। लेट अस मूव टू दी एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स को हम करेंगे बहुत अच्छे से क्लासीफाई, मतलब स्पेसिफाई करेंगे कि भाई ये इस टाइप के वेक्टर स्पेसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, फिर इस टाइप के वेक्टर स्पेसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद द वेक्टर स्पेसेस, कौन से वाला? टपल वाला। तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जाम्पल। हम एबिलियन ग्रुप कौन सा लेके चल रहे हैं अपना? रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एंड फील्ड कौन सी लेके चल रहे हैं अपनी? अपनी फील्ड लेके चल रहे हैं दोबारा से रियल नंबर्स वाली ही फील्ड, रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम v ओवर f को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं r ओवर r। ये जो सेट है वेक्टर स्पेस बनता है नहीं, हमें चेक करना है। ठीक है, चेक करना है, कैसे चेक करना है? पहले तो इंटरनल कॉम्पोजिशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इंटरनल कॉम्पोजिशन एग्जिस्ट करना चाहिए, चेकिंग चलनी है कि बनेगा नहीं वेक्टर स्पेस। तो यानी कि v विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनना चाहिए? बिलियन ग्रुप। हमें मालूम है रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिलियन ग्रुप बनता है, किसको इसमें डाउट? तो ये तो जबरदस्त बिलियन ग्रुप है, इसमें तो और चेकिंग की आवश्यकता नहीं है। इसको डाउट है तो हम सारी प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे उनका अच्छे से व्याख्यान करके। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? सही है, सब बनता है, इसको बिलियन ग्रुप बनता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी कौन चेक करनी होती है? एक एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन हमें मिल जाए, कहाँ से कहाँ तक? एफ क्रॉस वी से वी तक। यहाँ पे एफ क्या है? आर है, तो बेसिकली हमें एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन डॉट मिल जाए आर क्रॉस आर से आर तक। कैसे मिल जाए कि हम अल्फा आर से उठाते जाए, यहाँ से ये क्या अपनी फील्ड है और ये अपना क्या है? वेक्टर, जहाँ से हम उठा रहे हैं। तो अल्फा डॉट वी करके वापस एलिमेंट आर में आ जाए और ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए। कौन सी चार प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है, पहली दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं, तो अगर हम दो स्केलर्स उठा लें, कहाँ से उठा लें? रियल नंबर से उठा लें। अल्फा बीटा मान लो, दो रियल नंबर उठा लिए, इनको मल्टीप्लाई कर दो जरा वी से। वी भी कोई रियल नंबर है। अब हम सबको मालूम है कि अगर तीनों रियल नंबर्स हैं तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रियल नंबर्स में होता है, तो चुपचाप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा डॉट वी प्लस बीटा डॉट वी, क्योंकि रियल नंबर्स में होता है। ये पक्का होल्ड करेगा फॉर ऑल अल्फा कमा बीटा कमिंग फ्रॉम रियल नंबर्स, ये फील्ड वाले रियल नंबर्स हैं, और वी कमिंग फ्रॉम अगेन रियल नंबर्स, ये कौन सा है? जो बिलियन ग्रुप की हम बात करें। ठीक है तो सेम ही रियल का सेट, पर अलग से स्पेसिफाई करें ताकि आपको पता लगे अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही अगर हम दोबारा से एक स्केलर ले लें और दो वेक्टर्स ले लें, u प्लस वी। अब दोबारा से तीनों है तो रियल नंबर्स ही, और हम सबको मालूम है कि रियल नंबर जो है उनके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, राइट भी होता है, तो दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा डॉट यू प्लस अल्फा डॉट वी फॉर ऑल अल्फा एंड यू कमा वी, सारे के सारे रियल नंबर से आ रहे हैं। ये फील्ड वाले में से रियल नंबर में से आ रहे हैं और ये जो है वेक्टर स्पेस में से आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब दो रियल नंबर्स को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसको एक रियल नंबर से और मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम नहीं आएगा? इस तरीके से कि पहले हम सिर्फ इसको इसको मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद अल्फा को बाद में मल्टीप्लाई कर दें, ऑफ कोर्स सेम आएगा। फॉर ऑल अल्फा कमा बीटा बिलोंगिंग टू द फील्ड रियल नंबर्स एंड बी कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ वेक्टर्स। और रियल नंबर्स में आइडेंटिटी कौन होता है? वन। वन को जरा आप मल्टीप्लाई कर दो किसी भी रियल नंबर से, दोबारा से वही आ जाएगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई, देयरफॉर दिस फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। तो ये अच्छा एग्जांपल है एक वेक्टर स्पेस का, आर ओवर आर। इसके हेल्प से हम और भी ज़्यादा टपल्स डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है बेसिकली? ये सिंगल एलिमेंट सिंगल टपल जैसा काम कर रहा है। देखो, ये अपना हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड आर क्लासिफिकेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर स्पेसेस किस टाइप के, इस टाइप के। एग्जाम्पल नंबर 2 से पता लग जाएगा किस टाइप के, आर एन ओवर आर। देखो जरा इसमें क्या है, इसमें अपने पास जो अपने पास ये वी था जिसको हमें एबिलियन ग्रुप बनाना था, वो सेट है अपने पास आर एन। आर एन मतलब आर का एन टाइम्स फाइनाइट टाइम्स डायरेक्ट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब समझते हो ना, इसका मतलब इसे टपल होंगे, इस तरीके का सेट है आर क्रॉस कितनी बारी एन टाइम्स, तो ये एन टपल है। इसमें एडिशन जो कैसा होगा, कंपोनेंट वाइज एडिशन डिफाइंड है, ये वाला सेट है। ये अबिलियन ग्रुप बनता है, ये चेक करना है पहले हमें। अब इसका कोई भी एलिमेंट किस तरीके का दिखाई करेगा, अगर वी में कोई एलिमेंट है तो इस तरीके का होगा वो A1 A2 करते करते ये एन टपल होगा सच दैट सारे ए आई कहाँ से आ रहे हो, रियल नंबर से आ रहे हो। हमें मालूम है ये ज़बरदस्त क्या बन जाता है, अबिलियन ग्रुप बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, और कंपोनेंट वाइज एडिशन हो जाता है, हमें मालूम है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई वेरीफाइड। ठीक है, अब सिमिलरली अपने पास फील्ड क्या गिवन है, अब यहाँ पर अपने पास यहाँ पे फील्ड भी क्या है, रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कॉमा मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखोगे इसमें हम एक एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन डिफाइन कर पाएंगे। किस प्रकार की एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, इस प्रकार की हम एक मैप डिफाइन कर देंगे फील्ड रियल नंबर से आर एन, और वापस आंसर कहाँ पर आ जाए अपने पास आर एन में, इस तरीके से डिफाइन कर देंगे कि अगर हम कोई स्केलर उठाएं रियल नंबर से, उसके साथ मल्टीप्लाई करें एक वेक्टर A1 A2 सो ऑन डॉट डॉट एन टपल, तो वापस से आंसर क्या आ जाए। ऑफकोर्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, दोबारा से आर एन का एलिमेंट आ जाएगा, अल्फा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा डॉट A1 कॉमा अल्फा डॉट A2 कॉमा सो ऑन अल्फा डॉट एन, वापस आर एन आ जाए। अब हमें चेक करना है कि इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 4 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं। पहली कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दूसरी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीसरी दो स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन वाला टाइप का, और चौथी आइडेंटिटी वाली। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करते हैं। अगर हम अल्फा को मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर से, मान लो u प्लस वी, तो इसका मतलब क्या है, हम अल्फा को मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर्स के सम से। जरा दो वेक्टर्स इसमें कैसे दिखाई देंगे बताना, एन टपल जैसे, तो लिख दो। तो एक मान लो ये वाला है A1 A2 करते करते an तक, दूसरा वेक्टर है B1 B2, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा लगेगी, तो पहले एक एक करके प्रॉपर्टी चेक करते हैं, करते करते bn तक। इनके साथ अल्फा जी को मल्टीप्लाई कर दें ज़रा। ठीक है, ये अपना u वेक्टर है और ये अपना v वेक्टर है। अल्फा को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं फिर अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐड करके बताओ क्या आ जाएगा, A1 प्लस B1 कॉमा कॉम्पोनेंट वाइज एडिशन होएगी A2 प्लस B2 कॉमा आगे an प्लस bn। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ तक ठीक है सब। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो अल्फा को अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा A1 प्लस B1 कॉमा अल्फा A2 प्लस B2 करते करते अल्फा n प्लस b, एंड दिस विल कम आउट टू बी सेम एज, कैसा करके, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा A1 प्लस अल्फा, अल्फा ही ना, हाँ, प्लस अल्फा B1 कॉमा अल्फा A2 प्लस अल्फा B2 करते करते अल्फा an प्लस अल्फा bn। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें से कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि कंपोनेंट वाइज ऐड होते हैं तो कंपोनेंट वाइज अलग कर दो, अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा an प्लस अल्फा B1 अल्फा B2, समझ में आ रहा है सब, फॉलो कर रहे हैं सब, अल्फा bn। अब क्योंकि कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन देखो सबके साथ अल्फा मल्टीप्लाई होकर कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा अल्फा A1 A2 an प्लस अल्फा यहाँ से भी कॉमन आ रहा है
B1 B2 Bn, इसको लिख सकते हैं यू वेक्टर क्योंकि यू वेक्टर जी है, और इसको लिख सकते हैं वी वेक्टर। आ गया, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से अल्फा इंटू यू प्लस वी, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया अल्फा यू प्लस अल्फा वी। तो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर गया अपना, पहला लॉ सही है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आया कैसे किया, टपल वाला है यहाँ पे, एन टपल के केस में हमने देखा है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। दूसरा कौन सा, आपकी बार दो वेक्टर्स, पहले हमने दो वेक्टर लिए थे यू और वी, एक स्केलर लिया था अल्फा। अब की बार दो स्केलर ले लेंगे, अल्फा और बीटा दो रियल नंबर स्केलर है और एक वेक्टर वी है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू वेक्टर वी, मान लो कुछ भी, वी क्या माना था हमने, B1 वाला बना था, B1 B2 करते करते कहाँ तक, Bn तक। यहाँ तक सब ठीक है। अब हमें दिखाना है ये क्या आ जाए, अल्फा टाइम्स वी प्लस बीटा टाइम्स वी। तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू B1। काली कहना है, बाकी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली लिख दीजिए, होल्ड होंगी ही। बाकी बात है, काली की बात से बाकी सब एग्री करें। अगर को समझ में आ गए तो आगे चलते हैं फिर अगले एग्जाम्पल पे, इस तरीके से। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से अलग करके लिख सकते हैं। तो फाइनली आ जाएगा अल्फा टाइम्स वी प्लस अल्फा टाइम्स प्लस बीटा टाइम्स वी। ये दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर हम दो स्केलर्स को पहले मल्टीप्लाई करें, उसको बाद में वी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, या पहले सिर्फ एक ही को मल्टीप्लाई करें बाद में दूसरे स्केलर को, तो आंसर सेम आ जाए, हमें मालूम है आ जाएगा ऐसा भी। और आइडेंटिटी एलिमेंट फील्ड का 1 है, उसको आप किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा अपने पास, वही वेक्टर आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आपने देखा सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है, ये ज़बरदस्त वेक्टर स्पेस बनेगा आर एन ओवर आर। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस है वो किस टाइप का है, किसी भी फील्ड एफ एन ओवर एफ टाइप का, किसी भी फील्ड को उठा लो एफ को, है ना, और एफ एन ओवर एफ टाइप का एन टपल्स वाला अपना वेक्टर स्पेस बन जाता है। एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे तो जैसा अपना पहला बना था सिंगल एलिमेंट्स वाला, है ना, 10 2 3 4 जितनी मर्जी एन की वैल्यू ले सकते हो, ये क्या बनता है, ज़बरदस्त वेक्टर स्पेस बनता है। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टपल वाले, ठीक है ना। हेलो एसवी क्लासेस, नींद आने लगी सूरज का कहना है, तो बताना था पहले फिर कि मैम आ गया समझ, फिर मैं आगे चलती, लाइव चैट का इस्तेमाल करो ना फिर। वही टपल्स वाला वेक्टर स्पेसेस है। मुझे लगा आप लोग को समझ नहीं आ रहा क्योंकि कोई कुछ बता नहीं रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर डिटेल देते रहते, कोई बात नहीं है। फिर फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है। इम्प्रोवाइजेशन क्या है, अब एफ एन ओवर एफ तो वेक्टर स्पेस बनता ही है, एफ एन ओवर कोई के भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा वेयर के इज अ सब फील्ड ऑफ एफ, के इज अ सब फील्ड ऑफ एफ, ठीक है, तो ये भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है इसका, मतलब तो आप बताओ फिर इसका। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर स्पेसेस। बस विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्पेसेस भी कंप्लीट था ना, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, काफ़ी है इतना। आर एन ओवर सी, आर स्क्वायर ओवर आर, सी स्क्वायर ओवर क्यू रूट 2, आगे बताओ, आप नहीं बता रही हो मैं बता दूँ, क्यू रूट 2 ओवर क्यू रूट 2 और रैशनल्स ओवर आर
इंटीजर्स ओवर इंटीजर्स। एक पार्ट और देते हैं। कौन सा पार्ट? तीन ही और देते हैं, दे ही देते हो, है ना। रैशनल, और एक और देते हैं। 4z की वाइटा ओवर क्यू। बताओ ठीक, कौन कौन से बनेंगे? सूरज का आंसर है ABEI। बाकी लोग बताएं। बताएं बताएं। मेरे पास आंसर आया है एक बाय विष्णु प्रसाद। उनका कहना है नहीं बताना उनको आंसर। बाकी लोग? क्या हो गया? आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो तेज दे सकते हो आप लोग। वेरी गुड। निशी की आवाज आई। हेलो निशी, कैसी हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। आपने पहले कहा था, मैंने अभी देखा है। ABD। निशी का कहना है A पार्ट, B पार्ट, D पार्ट, E पार्ट, FGHI। आपने तो सारे बता दिए है ना, C को छोड़ के। SV क्लासेस का कहना है माई फर्स्ट क्लास, आई हैव नो आइडिया। SV क्लासेस फर्स्ट क्लास है तो भी क्या हुआ, अभी फर्स्ट क्लास में सब सिखाया तो है, इससे पहले का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। आज की क्लास है, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द प्रीवियस लीनियर अलजेब्रा लेक्चर्स। आज की क्लास में वेक्टर स्पेस पहले हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया अच्छे से, बेसिक से। अभिलेख ग्रुप क्या होता है वही बताया। तो आपको पुरानी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। एचवी क्लासेस, दिस हैज टू बी अ फर्स्ट लेक्चर, तो भी आपको आंसर दे देना चाहिए था। पूनम का आंसर है BCDG। 10 लोग लाइक, 3 आंसर्स। और लोग भी बताएं। सब लोग को समझ में आ रहा है ना? काली और सूरज को बहुत ट्रिवियल और आसान लग रहा था, तो बाकी लोग को भी लग रहा है उतना आसान, या और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता देना, जैसे आप लोग कहोगे वैसा किया जाएगा। काली का आंसर आ गया है ABDF। नुसरत का आंसर है ABDEI। ओके, एसवी क्लासेस ने अभी भी ऐड किया। ओके एसवी क्लासेस, तो आप स्क्रॉल बैक करके स्टार्टिंग से देख लो, तभी फायदा है फिर, है ना। स्क्रॉल बैक कर लो, स्टार्टिंग से देख लो, फिर आप आगे कंटिन्यू करना। चलो फिर मैं बताऊं, मेरी बारी। तो द करेक्ट आंसर्स आर, पहला बिल्कुल गलत है, दूसरा सही है। तो मैक्सिमम लोगों ने ए पार्ट बता के थोड़ी गलती करी है, काफ़ी बड़ी, है ना। C² ये ठीक है, ये भी ठीक है। गड़बड़, 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 गलत, ये ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज BCI, जो आई गेस किसी ने नहीं दिया है। सूरज ने इम्प्रोवाइज करके BDEI गिव दिया है, वो भी सूरज सही नहीं है।
करेक्ट आंसर इज BCI। लेट मी चेक, है ना सही बाकी है ना, RNC Q रूट टू, ये तो होगा। ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर इज ये वाला, BCI। ठीक है, अब सबको बताते हैं कैसे हुआ है। निशी कह रही है मैम आपको मेरा मैसेज लेट दिख रहा है। हाँ निशी जान, सबके मैसेज मुझे लेट दिखते हैं, यहाँ पे 2-3 मिनट का डिले होता है ना, इसलिए। तो सबके आंसर्स में गड़बड़ है क्या? वो भाई मुश्किल बात तो नहीं है अभी आपको बताना, वही बात है। देखो, दो बातें, एक एग्जाम्पल कराया, बस उस एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन करना था। एग्जाम्पल क्या है? कोई भी फील्ड हो तो FN ओवर F टाइप का क्या बन जाता है? वेक्टर स्पेस। यानी कि फील्ड का n टपल ओवर दैट सेम फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस, एंड फील्ड का n टपल ओवर एनी सब फील्ड ऑफ F इज अगेन अ वेक्टर स्पेस। तो बेसिकली यहाँ पे आपको फील्ड और सब फील्ड का नोशन पता होना चाहिए। फील्ड क्या होती है जरा बताना, जरा देखते हैं किस किस को फील्ड अच्छे से याद है, सब फील्ड याद है, क्योंकि यहाँ पे तो गड़बड़ अगर आप लोगों ने करी, यानी कि आपको फील्ड और सब फील्ड में डाउट है। फील्ड किसे कहते हैं? एक सेट F प्लस डॉट को फील्ड कहते हैं कब? पहली बात, जब वो पहला सेट जो अपना F है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या फॉर्म कर जाए? अबेलियन ग्रुप। इज सेट टू बी अ फील्ड जहाँ पे F कोई नॉन एम्प्टी सेट है। कब कहेंगे? जब F रिस्पेक्ट टू प्लस क्या फॉर्म कर जाए? अबेलियन ग्रुप। दूसरा, F स्टार, स्टार मतलब F स्टार मतलब सारे इन्वर्टेबल एलिमेंट्स ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या फॉर्म कर जाए? अबेलियन ग्रुप। और तीसरी प्रॉपर्टी है लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर जाए। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो हम कहते हैं स्ट्रक्चर फील्ड है। दुनिया जान के एग्जाम्पल्स, जरा एग्जाम्पल से स्टार्ट करना। अब जरा बताना इसमें से फील्ड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। जरा बताना, जेड प्लस डॉट फील्ड बनती है? अगर आपको लगता है तो बता दो जरा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, किस किस को लगता है बता दो जरा। तो जेड प्लस डॉट फील्ड नहीं होती है। रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड डॉट फील्ड होती है? बिल्कुल होती है। रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड डॉट होती है फील्ड? बिल्कुल होती है। पर इंटीजर्स वाली नहीं होती मीजान। इंटीजर्स वाली क्यों नहीं होती? पहली बात तो एडिशन के साथ बिलियन ग्रुप बनना चाहिए, वो तो ठीक है, पर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जीरो हटाने के बाद भी क्या इंटीजर्स ग्रुप फॉर्म कर जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। तो इंटीजर्स वाले केस में तो अनर्थ वाली बात है, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चाहे उसमें से जीरो हटा दो, ग्रुप फॉर्म नहीं करते। इज नॉट अ ग्रुप। बिलियन ग्रुप की तो बात ही बात में, ग्रुप ही नहीं बनेगा ये तो। ठीक है, और जो ग्रुप ही नहीं बनेगा वो बिलियन नहीं बनेगा, बिलियन नहीं बनेगा तो फील्ड तो बन ही नहीं सकता। सही बात है। रैशनल नंबर्स बन जाते हैं, रियल नंबर्स फील्ड बन जाती है। चलो और एग्जांपल देखते हैं फील्ड के। अब जिसने सबने आंसर्स गलत दिए इस क्वेश्चन के, यानी कि सबको फील्ड के कंसेप्ट में कहीं दिक्कत है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप सबने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छी बात है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। पर हाँ, ठीक करते हैं, जहाँ पे कंसेप्ट में दिक्कत है उसको ठीक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जरा इस सेट के बारे में बताओ जरा। क्यू रूट टू, क्या ये फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड डॉट? तो बिल्कुल ये जबरदस्त फील्ड है। बताओगे आप क्यू रूट टू में कैसे एलिमेंट्स आते हैं? बताओ, देखते हैं किसको याद है। कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड डॉट फील्ड है, बिल्कुल जबरदस्त फील्ड है। रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू ओवर आयोटा, क्या ये फील्ड है? बिल्कुल फील्ड है ये फील्ड। अब बताओ जरा कैसे कैसे। तो आपको दो सेट स्पेशली मुझे बताने हैं जिसमें मेरे को लगता है आप लोग को डाउट होगा। क्यू रूट टू, क्यू रूट टू में कैसे एलिमेंट्स आते हैं? इस सेट के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अलजेब्रा में भी पढ़ा है। इसमें ऐसे एलिमेंट्स आते हैं ए प्लस बी रूट टू टाइप के, सच दैट ए और बी कहाँ से आ रहे हो? रैशनल नंबर से आ रहे हो। ठीक है, अब इसमें सारी प्रॉपर्टीज चेक करो आप। तो अब पहले बात आपको देखना है कि क्या क्यू रूट टू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये क्या है? जबरदस्त अबेलियन ग्रुप है। ऐसे ही आप देखो, अगला अगला क्या देखना है आपको। क्यू रूट टू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन द अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा? अब क्यू रूट टू में से जरा जीरो को हटा दो, जरा हटा दिया। अब बताओ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा? हाँ जी हाँ करेगा। तब क्या आपको इन्वर्स मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा? कैसा इन्वर्स मिलेगा?
इसका इन्वर्स मिल जाएगा इस प्रकार का। तो अगर अपने पास कोई a प्लस बी रूट टू टाइप का एलिमेंट है, इसका इन्वर्स मिल जाएगा आपको किस टाइप का, 1/a प्लस बी रूट टू टाइप का। इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, बस प्रोवाइडेड की डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए वाला पार्ट, वो तो हमने ले लिया, हमने स्टार लगा दिया, तो ये भी अब ग्रुप बन जाएगा और सारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर जाएंगे। तो ये जबरदस्त फील्ड का एग्जाम्पल है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, इसी प्रकार से क्यू आयोटा क्या हो जाएगा, बस रूट टू की जगह आयोटा लगा दो। इनफैक्ट यहाँ पे कोई भी इरेशनल नंबर लगाते जाओ, ग्रुप ये फील्ड बनेगी बनेगी। ये देखो जरा, जबरदस्त एग्जाम्पल ऑफ फील्ड। रैशनल नंबर्स ओवर एनी सी सच दैट सी इज एन इरेशनल नंबर इज अ फील्ड। ये देखो, a plus bc such that a comma b are coming from rational numbers and c is any irrational number, c belongs to real numbers minus q। तो ये क्या बन जाएगी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऑफ फील्ड, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं है इसमें। आई सबको बात समझ, कोई दिक्कत इसको किसी में भी, किसी को भी कोई दिक्कत इसमें। और साथ में अगर सी की जगह रैशनल नंबर की जगह वो साथ में आयोटा भी हो जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो भी बनेगा ये फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी है, ये भी है एग्जाम्पल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, एक लास्ट और एग्जाम्पल, इरेशनल नंबर्स की किस किस को फील्ड लगती है। कुछ लोगों ने जी सिलेक्ट करा है, जैसे कि पूनम जागरा ने जी पार्ट सिलेक्ट करा है सही, और निशी ने भी जी पार्ट सिलेक्ट करा है। बच्चे, इरेशनल नंबर्स तो ग्रुप भी नहीं बनते, तो फील्ड कैसे बन जाएंगे बताओ जरा। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, पर थोड़ा सा ध्यान दो। अभी आज की वीडियो में ही स्टार्टिंग में बताया, आज ही बताया ना, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, वो तो इस लायक भी नहीं है, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, उन पर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, पर फील्ड की वाली टॉपिक में उनका काम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो तो ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है, उन्हें रैशनल कहते हैं। आप देखोगे ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी पे फेल कर जाते हैं, ये तो ग्रुप भी फॉर्म नहीं करते। पहली प्रॉपर्टी दूसरी जो आप लिखो लिखनी होती है ना, ये रिस्पेक्ट ऑफ बिलियन ग्रुप बनते हैं, अरे जी ये तो ग्रुप भी नहीं है, इज नॉट इवन अ ग्रुप। तो आगे की प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो फील्ड नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी फेल करती है। अभी एग्जांपल दिया था आपको, क्लोजर फेल्स बहुत आसानी से। देखो जरा, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो, देखो रूट टू कैसा इरेशनल नंबर है, माइनस रूट टू कैसा है, इरेशनल नंबर है, पक्की बात है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, जरा ए प्लस बी करना, क्या आ जाएगा, रूट टू प्लस माइनस रूट टू, इट कम्स आउट टू बी जीरो विच इज नॉट इरेशनल, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर आ गए ना। तुमने दो नंबर उठा के चले इरेशनल से, पर उनको ऐड करके दोबारा से एक इरेशनल नंबर नहीं आया। ये तो बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी पे फेल करें, तो फिर ये तो ग्रुप ही नहीं बनते, फील्ड होने के लायक हैं कि नहीं, फील्ड नहीं बन सकते। अब ये क्वेश्चन तो बन गया बहुत आसान। अब इस क्वेश्चन में बचा क्या है, कुछ नहीं बचा है। अब आपको फील्ड देखनी जानी है, उसकी सब फील्ड देखनी जानी है, आंसर होता जाएगा। अब सब फील्ड का कंसेप्ट भी देख लेते हैं। सब फील्ड क्या होता है, एफ की अगर एफ कोई फील्ड गिवन है तो के को उसका सब फील्ड कब कहते हैं, अगर एफ अपने पास कोई फील्ड गिवन है। मतलब क्या है कि एफ प्लस डॉट सारे फील्ड के ऑपरेशन सेटिस्फाई करी होगी। के को इसका सब फील्ड कब कहते हैं, जब सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में दोबारा से फील्ड बन जाए, व्हेन के प्लस डॉट विद रिस्पेक्ट टू सेम एडिशन एंड सेम मल्टीप्लिकेशन दोबारा से क्या बन जाए, फील्ड बन जाए, इज अगेन अ फील्ड। और ऑफ कोर्स उसका सबसेट तो होना ही चाहिए ना, सब फील्ड कम से कम सबसेट तो होना ही चाहिए फील्ड की, वरना तो अनर्थ हो जाएगा। आप जरा मेरे को देख के बताना ही बातें, आप लोग को समझ में आएगी अपनी गलती खुद से। रियल नंबर्स की सब फील्ड बताते जाओ, रियल नंबर्स की सब फील्ड रैशनल नंबर्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, सब फील्ड को ऐसे लिख देते हैं, इसे डायग्राम कहते हैं, लैटिस डायग्राम। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब फील्ड रियल नंबर्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। रियल नंबर्स की रैशनल नंबर्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। रियल नंबर्स की क्यू रूट टू टाइप की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। रियल नंबर की कोई भी क्यू ओवर सी सच दैट सी इज एनी इरेशनल नंबर, तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो अब सी की एक और हो सकती है, आर ओवर आयोटा, ये तो सी वैसा बन गया। सी की एक और हो सकती है, क्यू ओवर आयोटा, है ना, ये भी हो सकती है सब फील्ड इसकी, ये सब सही है एग्जाम्पल्स। तो आपने देखा छोटे सबसेट्स हो सकते हैं ना सब फील्ड। अब जरा मेरे को जरा ये बताना, ये बताओ जरा, रैशनल नंबर की सब फील्ड रियल नंबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती जी, कैसे हो सकती है सब फील्ड, रियल नंबर तो उसका सबसेट ही नहीं है, सब फील्ड होने के लिए सबसेट होना तो जरूरी है, सही बात है कि नहीं, समझ रहे हो आप लोग, क्या गलती करी आप लोगों ने। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं क्यू रूट टू की सब फील्ड
कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। Q√2 तो छोटा सेट है C से, तो ऐसे कैसे हो सकते हैं? समझ गए? अब सबको अपनी गलती पता लग गई है अच्छे से। अब बताओ, पता लग गया यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे जो बाहर वेक्टर स्पेस बना रही है उसमें रियल नंबर्स कैसा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कंपैरिजन में छोटा सेट है, तो इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि रियल नंबर जो है वो छोटा सेट है। रियल नंबर शुड बी या तो बड़ा होना चाहिए या कम से कम उससे बराबर होना चाहिए, है ना? तभी तो सब फील्ड बनने के काम होएगा। ये तो नहीं हो पाएगा। तो रियल नंबर्स रैशनल नंबर को कंटेन नहीं करते हैं, इसलिए कुछ नहीं हो पाएगा। एक सेकेंड रुकिए, OTP नहीं आया है। नहीं आया। देख रही हूँ भाई, नहीं आया OTP। आएगा तो बता दूंगी, नोटिफिकेशन आ रही है मेरे पास। गेट खुला रहने बता दूंगी, आएगा तो। ठीक है, सबको पता लग गया? इस तरीके से ये वाली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो जाएगी क्योंकि Q√2 रियल नंबर्स की सब फील्ड होती है और रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स की सब फील्ड होते हैं, तो सब ठीक है, ये हो जाएगा। Q√2 ये भी हो जाएगा। वानी आ गया, इधर आए। एक मिनट, रिसीव्ड नॉट, ये रहा 74112। चलो, कहाँ पे थे हम यहाँ पे थे। तो Q√2 और Q√2 हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर से Q छोटा सेट है। अरे ये तो फील्ड ही नहीं बनते, ये लोग तो एलिजिबल ही नहीं है, डिस्कशन के ही बाहर है ना? क्योंकि Z तो फील्ड ही नहीं बनता है, इज नॉट इवन अ फील्ड, तो आउट ऑफ डिस्कशन। ले लो, ठीक है। ये तो फील्ड भी नहीं है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, बात ही नहीं हो सकती है। ये भी फील्ड नहीं है, बात ही नहीं हो सकती है। सेम ये भी फील्ड नहीं है, बात ही नहीं हो सकती है। यहाँ तक ठीक है सब बात? ठीक है, क्लियर है सब? सबको गलती लगी पता? चले आगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस सबको समझ में आ गया? हमने कैसे देखे? टपल्स टाइप के। अब चलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे। पासकोड क्या चीज़ है? बैंक का? बैंक का है या किसका है? में से तो ये बनना चाहिए, वरना नीचे वाले दोनों में से कोई ट्राई कर लियो। पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाले दोनों, इसलिए पे आपसे चाहिए। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, पहली क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गई है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरी बहन एग्जाम की फीस पे करी और उनको OTP चाहिए, और ज़्यादातर ऐसे काम लास्ट डेट पे करे जाते हैं, तो फिर इसलिए वो बीच में ही ज़रूरी है करना। माफ़ कर दें। पहली क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गई? तो पहली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी टपल्स टाइप की। चलें अगली क्लासिफिकेशन पे। पक्का सब तैयार है? अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? किसी पे का डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है। तो अगले काम पे चलते हैं, अगले टाइप का वेक्टर स्पेस देखते हैं। बताओ कौन सा टाइप का देखना है? सीक्वेंस जैसा देख सकते हैं हम, और फंक्शन का देख सकते हैं। तो पहले कोई आसान वाले पे चलते हैं ना। कौन सा चलना है? वो मैं भूल ही गई, स्पेसेस कौन से होते हैं। मेट्रिसेस वाले पे चलते हैं, चलो। मेट्रिसेस पॉलिनॉमियल पे चलते हैं पहले। पॉलिनॉमियल तो फंक्शन का भी देखेंगे इन जनरल, पर पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल से। ठीक है, ओके। तो इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है? कोई भी फील्ड, है ना, एक्स ओवर द फील्ड सेम, या फिर एफ एक्स ओवर एनी के विच इज सब फील्ड, है ना, वेयर के इज सब फील्ड ऑफ एफ। ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। रियल नंबर्स के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर अपने प्यारे दोस्त हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स को सब जानते हैं। आर एक सेट, इसमें कैसे लोग आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे इस टाइप के एलिमेंट्स। किस टाइप के एलिमेंट्स? A1 या A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर
करते करते इस टाइप के एलिमेंट सच दैट सारे ए आई कहाँ से आ रहे हो, रियल नंबर से आ रहे हो, और सारे एक्स कहाँ से आ रहे हो, वो भी रियल नंबर से ही आ रहे हैं। तो आर एक्स ओवर आर अगर अपन बनाने की कोशिश करें, हमने ए आई भी अगर रियल नंबर से भेज दिया, यानी कि सारे क्या हो रहे हैं अपने पास, स्केलर भी आर से आ रहे हैं। तो ये आर एक्स ओवर आर अपन सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ए आई कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, सारे एक्स कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। इसमें कितने डिग्री तक के पॉलिनॉमियल्स आ रहे हैं, कोई भी एन डिग्री तक के पॉलिनॉमियल, और सारे एन डिग्री के, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। उसमें सारे दुनिया के सारे रियल नंबर्स पे जितने भी पॉलिनॉमियल्स बैठे हुए सारे सेट में लाई करेंगे। ठीक है, अब आर एक्स, ये तो सारे पॉलिनॉमियल्स का हम एक सेट बना लें ओवर द फील्ड आर फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता होगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, वापस वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पे आओ। पहली प्रॉपर्टी कि इस पे एक्सटर्नल इंटरनल कॉम्पोजिशन एग्जिस्ट करती होगी, यानी कि आर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या फॉर्म करता होगा, अबेलियन ग्रुप। क्या करेगा बताओ, पॉलिनॉमियल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर जाते हैं। सबका हमें क्या मिल जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगी जीरो, जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल आइडेंटिटी हो जाएगी। और कौन सी प्रॉपर्टी बच गई, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, सब पॉलिनॉमियल का नेगेटिव कर दो, इनवर्स मिल जाएगा। और अबेलियन तो होती है, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन मिलनी चाहिए और उसके रिस्पेक्ट में चार प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन कौन सी मिलेगी इसमें, हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है, फील्ड आर, आर एक्स तक, सच दैट अल्फा कोई हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से हम उठाएंगे कोई पॉलिनॉमियल पी एक्स, दिखने टाइप का पी एक्स से नोट करेंगे, है ना। तो अल्फा को पी एक्स से मल्टीप्लाई करके दोबारा क्या आ जाएगा अपने पास, एक पॉलिनॉमियल, और ये सेटिस्फाई कर जाना चाहिए चार प्रॉपर्टीज। देखिए कौन सी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब इन चार प्रॉपर्टीज का अच्छे से व्याख्यान करने की जरूरत है तो बताओ, वरना इसको भी शॉर्ट में लिख देंगे। पहली प्रॉपर्टी कि अगर अपन एक स्केलर लेके चलते हैं और दो पॉलिनॉमियल्स लेके चलते हैं, पी एक्स और क्यू एक्स, दो पॉलिनॉमियल्स को ऐड करो, उसको बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या पहले स्केलर को दोनों पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उनको ऐड कर दो, तो आंसर सेम आएगा, पक्की बात है। इसको अच्छे से अलग से वेरीफाई करके दिखाया जाए या नहीं, सही है सब, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं। तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, स्केलर डिस्ट्रीब्यूट कर गया ओवर द वेक्टर्स, ऐसे ही वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर स्केलर्स। तो आपके बाद दो स्केलर्स ले लेते हैं, यहाँ पे अल्फा जा रहा है अपना रियल से आ रहा है, और पी एक्स और क्यू एक्स दो पॉलिनॉमियल्स हैं, कहाँ से है पॉलिनॉमियल्स, आर एक्स से। ठीक, अब दोबारा से दो स्केलर्स ले लो, अल्फा बीटा, अब की बार एक ही पॉलिनॉमियल ले लो। तो या तो अल्फा बीटा को पहले ऐड कर दो, बाद में पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करो, या पहले अल्फा को पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बीटा को पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों पॉलिनॉमियल्स को ऐड कर दो, तो सेम आंसर आएगा। तो फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा कमिंग फ्रॉम द फील्ड आर एंड पी एक्स पॉलिनॉमियल कमिंग फ्रॉम आर एक्स। ठीक है यहाँ तक सब। अगली प्रॉपर्टी, अगर हम एक स्केलर को पहले मल्टीप्लाई कर दें, बीटा को हमने पहले किसी पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में दूसरे स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर दोनों स्केलर्स को इकट्ठे पहले स्केलर्स को ऑपरेट कर दो, बाद में इनको पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू आर एंड पी एक्स सम पॉलिनॉमियल कमिंग फ्रॉम आर एक्स। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, रियल नंबर में आइडेंटिटी कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है, वन को हम किसी भी पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वापस सेम टू सेम पॉलिनॉमियल आ जाएगा। फॉर ऑल पी एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्स एंड वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ आर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं, सब सही है। तो ये बहुत अच्छा वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल बन गया। तो अब ऐसे ही जैसे हमने पहले किया था टपल्स के केस में, तो कोई भी चाहे फील्ड हो तो एफ एक्स ओवर एफ बन जाता है हमेशा वेक्टर स्पेस, और अगर कोई के सब फील्ड ले लें हम एफ की, तो ये भी वेक्टर स्पेस बन जाता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चले क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन का मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सभी लोग सही से आंसर दे दें। कोई दिक्कत परेशानी आए तो बता दीजिएगा, मतलब एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि अब सारा काम क्या, बस फील्ड और सब फील्ड तो देखना रह गया, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वेक्टर स्पेसेस।
over the field of real numbers. ठीक है ना? A part, B part, C part, D part, E part, F part, सारे पार्ट से एक ही क्वेश्चन देते हैं. अच्छा अच्छा आंसर देना सभी लोग. CX, C star X, QX, RX, C root 2X, ठीक है. और फिर चेंज करते हैं ना. कोई छोटी करते हैं तो मज़ा है. यहाँ पे तो थोड़ा कम मज़ा आ रहा है. रैशनल्स कर देते हैं. तो ये आ जाएगा क्यू आइटा एक्स ब्रैकेट अच्छा वाला बना लेते हैं. अगला है अपने पास और कौन सा ले लें. अभी इतना ही ले लो चलो. चलो बताओ क्या आंसर है. बताओ फिर दूसरी बार में फील्ड चेंज करेंगे. क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सेम रहने देंगे. तो ए पार्ट रैशनल के केस में बताना है. अभी बी पार्ट वाला क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें रियल के केस में बताना होगा. बताओ क्या आंसर है आप लोग का. बताओ बताओ क्या आंसर है. तो पहला आंसर आया बाय सूरज CEF. बाकी लोग नुजत का कहना है मैम ACDEF. ओके नुजत. नुजत बी के लिए श्योर नहीं है यानी कि बी में आपको डाउट है. नुजत डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें. पूछे क्या डाउट है.
बाकी लोग बताएं। मैं ही बताऊं? तो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट सही है, सी पार्ट सही है, आर पार्ट सही है, ये भी ठीक है। ये तो सेम ही लिखा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। C√2 क्या होता है यार? कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बीच में ही आ जाएगा सब। ये भी ठीक है, बस बी पार्ट सही नहीं है। बी क्यों सही नहीं है? तो सिंपल आंसर ये बिल्कुल नुजूत आपका ठीक है, पर आप बी पार्ट के लिए श्योर नहीं थी, आपको श्योर होना चाहिए। सी स्टार विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप फॉर्म करते हैं। दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। मैं बोलूँ कि सी स्टार को देखो, सी स्टार विद रिस्पेक्ट टू अबेलियन, ये एडिशन फॉर्म करेगा क्या अबेलियन ग्रुप? नहीं, ये तो ग्रुप ही फॉर्म नहीं करेगा, इसमें तो एडिटिव आइडेंटिटी मिसिंग हो जाएगी। तो ये तो ग्रुप ही फॉर्म नहीं करेगा, तो ये एलिजिबल ही नहीं बात होने के लिए, क्योंकि कम से कम अबेलियन ग्रुप की तो हो बात है ना। तो एलिजिबल नहीं है, बाकी सारे कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? क्योंकि हमें बस इतना चेक करना है कि रैशनल किस किस की सब फील्ड है। तो रैशनल कॉम्प्लेक्स की सब फील्ड है, रैशनल रैशनल की खुद की भी सब फील्ड है, रैशनल रियल की भी सब फील्ड है, रैशनल कॉम्प्लेक्स की सब फील्ड है, और रैशनल क्यू आयोटा की भी सब फील्ड है। तो ठीक है, ओके। सूरज कह रहे हैं मैम आपका नेट स्लो है शायद। क्यों सूरज, क्या हुआ? कोई दिक्कत आ रही है? आवाज़ अटक रही है या वीडियो अटक रही है, कुछ ऐसा? या फिर मेरे पास मैसेज लेट पहुंच रहा है इसलिए आप कह रहे हो? नहीं सूरज, नेट स्लो नहीं, इसे बफर टाइम कहते हैं। ये बफर टाइम होता है लाइव स्ट्रीम में, इसे नेट स्लो नहीं कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ना, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फ़ोन में, मेरे साथ में वीडियो प्ले हो रही है, तो मैं जो बात बोलती हूँ आपके पास वो 2 मिनट बाद पहुँचती है मेरे हिसाब से, है ना। और साथ में आपका रिप्लाई मेरे पास 2 मिनट बाद आता है। तो ये बफर टाइम है, तो इससे एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको अभी तक पता नहीं चला, 2 मिनट बाद मेरे पास आपका मैसेज आता है, तो व्हेन यू रिप्लाई आई एम एबल टू सी द आंसर 2 मिनट्स लेटर। तो इसलिए थोड़ा सा उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक सब सही है? द करेक्ट आंसर इज ACDEF। सूरज का आंसर गलत नहीं है, CEF इज करेक्ट, पर पार्शियल मार्किंग नहीं होती है ना पार्ट सी में। तो पार्ट सी में अगर एक बारी में आप सारे आंसर सही बताओ तभी नंबर मिलते हैं पूरे, इसलिए। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? तो आज हमने 2 टाइप की देखी, एक तो पॉलिनॉमियल्स टाइप की, और हमने एक और वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल देखा। कौन से टाइप का? टपल्स टाइप का। वेक्टर स्पेस हम सीक्वेंसेस के ऊपर बना सकते हैं, फंक्शन के ऊपर बना सकते हैं, और मैट्रिसेस के ऊपर बना सकते हैं। तो बाकी के एग्जाम्पल अपन देखेंगे कल। कल की वीडियो में सबस्पेस की बात भी करेंगे और बाकी के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। कल की वीडियो थोड़ी लंबी बनाएंगे, तो फिर उसके लिए तैयार हैं? ठीक है सर। और कल कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी होंगी, तो आई विल गेट दो स्केड्यूल्ड। तो कल आई एम टेकिंग इन ऑफ, तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे कल आफ्टरनून में होंगे, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है। और आज के लिए ना आपके लिए बहुत ही प्यार लाइफ लॉजिकल लेसन है। दिस लाइफ लॉजिकल लेसन इज द नेम ऑफ अ बुक। आप सब में से ओशो को कौन कौन जानते हैं, ज़रा ये बताएं मुझे। कौन कौन है जो ओशो को जानते हैं, ओशो के बारे में, एंड कौन कौन उनको पसंद भी करते हैं? लाइफ लॉजिकल लेसन, तो दिस इज द नेम ऑफ एन ओशोज बुक। मैं ऑडिबल बुक सुनती रहती हूँ, तो आज मैं अपने लिए एक नई ऑडियो बुक डाउनलोड करी थी। तो मेरे को ओशो सर बहुत पसंद है, उनकी कुछ बातों से काफ़ी सीखने को मिला है, तो मैं उनकी एक बुक आज डाउनलोड करी थी। तो उस बुक का नाम ही मेरे को इतना ज़बरदस्त लगा, मुझे लगा कि बुक अपने आप में ही कंप्लीट लेसन है। मतलब ऑफ कोर्स बुक पढ़ के और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। पर जो बुक का टाइटल है वो ज़बरदस्त है, द फिश इन द सी इज़ नॉट थर्स्टी। दिस इज एज ब्यूटिफुल एज इट कैन बी। इससे खूबसूरत बात मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में तो नहीं सुनी है। बताओ, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? बहुत खूबसूरत बात है। क्या समझ में आ रहा है आप सबको इसको देखते हैं एट द फर्स्ट ग्लैंस? ये एक टाइटल है एक बुक का, ओशो सर की एक किताब है, उसका ये टाइटल है कि फिश जो सी में होती है वो थर्स्टी नहीं होती। क्या समझ रहे हैं आप इस बात से? कुछ बहुत ही प्यारा मैसेज है। बताओ बताओ।
सूरज का कहना है गॉड। नहीं नहीं, सूरज आपको ओशो के बारे में नहीं पता? ऐसा नहीं है, वो गॉड नहीं थे, वो हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान थे, इंडिया में पैदा हुए, लाइफ यहाँ पे बिताई, बहुत कुछ उन्होंने सीखा, अचीव एनलाइटमेंट, बहुत सारा कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखा के गए। तो उनके ऊपर इसलिए वो बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारी किताबें, तो बहुत सारा उनके साथ काम हुआ कि बातें बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ उन्होंने टॉक्स में पार्टिसिपेट किया, उनके रिकॉर्डेड टॉक्स हैं, उनके बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारा ज़बरदस्त ज़बरदस्त काम। तो उनकी एक बुक का नाम है, जैसे आपने बुद्धा जी का नाम सुना होगा, वैसे ही मतलब ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन हिमसेल्फ, एंड उन्होंने जो अपने ऊपर सेल्फ डिस्कवरी पे जो काम किया, उस काम से बाकी सबको बहुत सिखा कर गए हैं, वैसे वाला। तो बहुत ज़बरदस्त काम है। तो इस बुक का नाम है द फिश इन द सी इज़ नॉट थर्स्टी। इसका मतलब क्या है? अब सी में क्या होता है? बहुत सारा पानी, है ना? तो फिश अपने आसपास अबंडेंट वाटर से घिरी हुई है, उसके आसपास पानी पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए उसे कभी प्यास नहीं लगती ना, थर्स्टी नहीं होती है। ऑफ कोर्स पानी के बारे में भूखी नहीं है, उसके अंदर वो पानी गिल्स के थ्रू जाता रहता है, बाहर आता रहता है, फुल सफिशिएंटली सेटिस्फाइड विद द वाटर, है ना? बट द मैन लिविंग इन दिस अबंडेंट यूनिवर्स इज थर्स्टी। हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। जैसे जैसे कि फिश को समुद्र में पानी की कमी नहीं है, वैसे ही इस दुनिया में एक आदमी को, एज अ मैन और अ वुमन, किसी भी इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट येट वी लिव हेयर इन दिस यूनिवर्स थर्स्टी। ये इतना डीप है, बहुत डीप। थर्स्टी मतलब प्यासा। सूरज, थर्स्टी मतलब प्यासा। और यहाँ पे सिंबॉलिकली इंसान के लिए थर्स्टी का मतलब है वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग। हमें लगता है कुछ ना कुछ लैकिंग है, कुछ मिसिंग है, कुछ मांगना पड़ेगा तो मिलेगा, कुछ कम है, ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है, ऐसा नहीं मानते हैं। जबकि जैसे समुद्र में अगर आप पानी मांगोगे तो फिर तो गलती कर रहे हो ना, समुद्र में तो ऑलरेडी पानी है। और क्या है समुद्र? सिर्फ पानी ही तो पानी है। वैसे इस दुनिया में आप कुछ भी मांग रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। इस दुनिया में क्या है? जो सब आप मांग सकते हो वो ऑलरेडी इस दुनिया में है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। इससे ये सीखने को मिलता है कि हम ऐसी मछलियों की तरह हैं जो समुद्र में रहते हुए भी फंसती हैं। तो इससे बहुत बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मिलता है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सब कुछ अबंडेंट है। वी लिव इन अबंडेंस, जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो भी हमें चाहिए वो सब हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास है। उसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की, ढूंढने की ज़रूरत हो सकती है अपने अंदर से, अपने बाहर से उसे रियलाइज़ करने की ज़रूरत हो सकती है। बट देयर इज़ नथिंग जो यहाँ पे नहीं है। तो नथिंग इज़ लैकिंग। हमारे आसपास किसी चीज़ की, हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो भी टैलेंट्स हमारे अंदर होनी चाहिए थे वो हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए थी वो सब हैं, जो भी मीडियम हमारे पास होनी चाहिए वो सब है। ऑल द मनी, ऑल द help, all the people, all the things, all the guidance, all the love that we need, everything is already there. हम अबंडेंस में रहते हैं। जैसे एक फ़िश को समुद्र में पानी की कमी नहीं हो सकती, वैसे हमें इस दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। पर अगर हम ये पहचान लें तो हम समुद्र में रहते हुए भी प्यासे हैं, वैसे ही फ़िश जैसा हमारा हाल है। तो बहुत डीप बात है। सो थिंक अबाउट दिस, पॉन्डर अपॉन दिस, एंड ऑफ कोर्स मैं बुक सुनने वाली हूँ, तो उसके बाद इसके बारे में आपके साथ और बहुत सारी बातें शेयर करी जाएंगी। ठीक है, तो आज के इस लेसन से भी वीडियो को ख़त्म करें। इसके बारे में सोचना, ऑफ कोर्स मे बी एक कैच पे समझ ना आए, ये बहुत डीप बात है, इसके बारे में सोचना, और फिर ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए, अभी फिर विदा लेते हैं, फिर कल दोबारा मिलना होगा, दोबारा से लीनियर अलजेब्रा पर डिस्कशन होगा। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, डोंट फॉरगेट टू शेयर, डू सब्सक्राइब अगर आपको रोज़ रोज़ अपन के साथ मिलना है और सारे लेक्चर्स को देखना है। तो आप सबके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, एंड इट्स ऑलवेज अमेजिंग। लव यू ऑल, हैप्पी नाइट, कल दोबारा मिलते हैं, टेक केयर, सत श्री अकाल, नमस्ते।